नहीं, नमस्कार। मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा के साथ आज आप अनब्रेकिंग भी देख रहे हैं और मेरे साथ राजेंद्र तिवारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये साइमलकास्ट चल रहा है, दोनों चैनल्स पर एक साथ है। और हम लोग मैंने तो मुक्त चर्चा का विचार रखा था। आज मैं सोच रहा था आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, सवाल पूछेंगे, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन राजेंद्र एक गंभीर सवाल लाए हैं। इस समय का सबसे बड़ा सवाल लाखों लोगों के मन में है। लाखों बच्चे और उनके माँ बाप लगातार इस सवाल से जूझ रहे हैं। इसलिए यह सवाल बहुत ज़रूरी है, पर्टिनेंट है, और इसीलिए हम इसको सबसे पहले सामने उठाएंगे। और अब हम चलते हैं, और उससे पहले सवाल पे चलें उससे पहले मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो करें, और इसे लाइक भी करें। राजेंद्र का चैनल है अनब्रेकिंग, उसको भी आप यूट्यूब पे ढूंढें अगर आप उस पर ऑलरेडी नहीं है, और उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अब मैं राजेंद्र के पास चलूंगा, सवाल पूछता हूं एक, उसका जवाब इनके पास है, पहले उसको सुनते हैं और उसके बाद बाकी विषयों पे चलेंगे। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी आईआईटी का एंट्रेंस और एनईईटी यानी मेडिकल का एंट्रेंस, पूरे भारत का एक साथ, ये सरकार अड़ गई है, मान नहीं रही है कि इसको टाल दें। और अब ये इम्तिहान होना ही होना है, ऐसा लग रहा है, अवश्यम भावी जिसे कहते हैं। एनी नीट के भी एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं साइट पर, लोगों से कहा गया है इनको डाउनलोड कर लीजिए। 10 लाख बच्चे बैठते हैं जेई में और 16 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं नीट में। कुल मिलाकर 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन भविष्य की कहानी जब होगी तब होगी, फिलहाल इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और यही सवाल पूछ रहे हैं राजेंद्र तिवारी कि जिद बड़ी है या जीवन, सरकार क्यों अड़ी हुई है, इन बच्चों की जान से क्यों खेल रही है, उसे क्यों परवाह नहीं है हमारे और आपके बच्चों की, ये सवाल है। और राजेंद्र इसके 5 बिंदु लेकर आए हैं, 5 पॉइंट्स। राजेंद्र आप जो बताना चाहते हैं जेई और नीट के बारे में, मेरा ख्याल है उनको सामने रखा जाए। इस बहस में ये तर्क क्या है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं इस समय नहीं की जानी चाहिए, इनको टाल दिया जाना चाहिए। पहली चीज तो पहला पॉइंट ये है कि आज जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज अपने देश में आए हैं वो एक नया रिकॉर्ड है, एक दिन का रिकॉर्ड है। 71,827 नए केसेज आ जाए और अगस्त महीने के 26 दिनों में दुनिया में जितने केसेज आए हैं उसके 26% अकेले भारत में आए हैं और सबसे ज्यादा केसेज भारत में आए। पहली बात ये। दूसरी बात कि एक रिप्रोडक्शन रेट होता है, शुरू में मार्च अप्रैल में बहुत उसकी बात हो रही थी। जब वो 1 से ऊपर होने का मतलब होता है एक आदमी कितने लोगों को संक्रमित करेगा, और 1 से जब नीचे होता है तब ये कहा जाता है कि ये रेट अब संक्रमण हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ये रेट 1 से नीचे नहीं है, और पिछले हफ्ते पूरे देश में ये रेट 1.11% था। और खासतौर पे जो बड़े राज्य हैं, बिहार में 1.22% था, उत्तर प्रदेश में 1.27% था, बंगाल में 1.14% था और महाराष्ट्र में 1.10% था। इसका मतलब कि ये बढ़ रहा है। अब आते हैं हम उन पॉइंट्स पर। पूरे देश में अभी तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहाल नहीं है, ना रेलें चल रही हैं और ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग से चल रहा है। लोग, बच्चे कैसे आएंगे? मैं अभी एक बच्चे का मेल कहीं से मेरे पास आया था, उसे देख रहा था। मणिपुर की एक लड़की, वो कह रही है हमें 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बंगाल का एक लड़का कह रहा था हमें 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बिहार का एक लड़का ये कह रहा है कि हमारे यहाँ बाढ़ है, हम कैसे जाएंगे? तो ये इशू है। अब इसमें होगा क्या? एक बात तो ये होगी कि जो बच्चे पहुंच सकेंगे, और जो बच्चे पहुंच सकेंगे वो होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगा ट्रांसपोर्ट, और जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले तो यहाँ एक छटनी हो जाएगी कि जो पैसे वाले बच्चे हैं वो बच्चे अपीयर होने का मौका उन्हें मिलेगा, और जिनके पास पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स। बिहार में आपको बताएं 50,000 बच्चे नीट में बैठ रहे हैं और 2 टेस्ट सेंटर हैं। अब आप सोचिए कि वहां पर कैसे एसओपी वगैरह जो भी आप कह रहे हो कैसे पालन होगा उसका। 25,000 अगर बच्चे वहां पर आएंगे ऑन एवरेज, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि ऐसा भी हो एक जगह 15,000 हो, एक जगह 35,000 हो। तो ये कैसे होगा? तीसरा पॉइंट है कि
आप जो बच्चे वहां आ रहे हैं, मान लीजिए कि हमें छींक आने लगे तो हम तो बाहर हो गए, हमें खांसी आने लगे तो हम बाहर हो गए, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है तो हम बाहर हो गए। तो बाय डिफॉल्ट हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें छींक आ गई, हमें खांसी आ गई, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। इसके अलावा बहुत सा, जैसे हम चश्मा लगाते हैं, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको एक खास प्रॉब्लम होगी कि जब आप मास्क लगाएंगे तो जो सांस आती है तो यहाँ पर बिल्कुल नैनीताल की और आप कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे जवाब लिखेंगे। दूसरी बात, जिनको एज्मा है उन बच्चों का क्या होगा? क्या उनको बिना उसके बैठने को दिया जाएगा, या वो सारी चीजें वो ले जा सकेंगे उनमें? तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि जब बच्चे जाते हैं उनके साथ पेरेंट्स भी जाते हैं। तो जो, और जैसे मान लीजिए बिहार है या उत्तर प्रदेश है, बिहार में 2 जगह है, 2 जगहों पर पूरे बिहार से बच्चे आएंगे और उनके साथ कुछ पेरेंट्स आएंगे। जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उन एसिम्प्टोमेटिक लोग तो आ गए। अब जो सहरसा से एक बच्चा आया, औरंगाबाद वाले बच्चे के साथ बैठ गया है, और जब वो बाहर निकले वहां से, तब सारी एसओपी कुछ होगी नहीं। वो तो तभी तक है जब आपको एंट्री दे रहे हैं आप, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो ये जो कैरियर होंगे, ये कैरियर अपने अपने गांव, अपने अपने जिले ले जाएंगे, संक्रमण ले जाएंगे। और इससे क्या है, जिसके परिवार जॉइंट फैमिलीज हैं, किसी के परिवार में छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, किसी के यहाँ दादा दादी हैं, ढेर सारे लोग, हो सकता है कि जो यंग बच्चा 17-18 साल का, 16 साल का है, वो इसको सरवाइव कर जाए, लेकिन जहां जाएगा वो संक्रमण, वहां क्या होगा? और 25 लाख बच्चे, अगर एक परिवार में 5 लोग भी माने तो 1 करोड़ लोगों तक ये जो भी, अगर जो लोग जहां आएंगे वो ले जाएंगे। इतने लोग संक्रमण के उसमें हैं, दायरे में हैं। और 5वां पॉइंट बहुत बड़ा ये है कि अगर इस सबके बावजूद सरकार करा रही है और किसी को कोविड संक्रमण होता है इसकी वजह से, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? अभी तक तो हर चीज से हाथ झाड़ लेती। अगर किसी कोई कैजुअलिटी होती है इसमें, तो सरकार को जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए? और मैं तो ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? 17 तारीख को उन्होंने कह दिया कि साहब बच्चों का भविष्य है और इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। ये उन जज साहब ने कहा जो बैठ करके वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, सुरक्षित बैठ करके अपने घरों में, अदालत तक नहीं आ रहे हैं, अदालत तक नहीं आ रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। और सरकार ने कह दिया उसे मान ले रहे हैं, उसे मान ले रहे हैं। जहां वो पब्लिक के साथ नहीं घुसते हैं, उनके घुसने के लिए दरवाजा अलग है, उनका रास्ता अलग है, वहां वो नहीं आ रहे हैं, सरकार की बात मान ले रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक वो है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर एक आदमी भी, एक भी कैजुअलिटी इसमें होती है तो ये 5 पॉइंट्स मेरे थे। मैं बाद में बात करूंगा। हाँ, जैसे आपने 5 पॉइंट बताए, अब मैं आपको 2 बातें यहाँ कहूंगा, आपको भी बता रहा हूँ, दर्शकों को भी बताऊंगा। मेरा अपना बेटा इस साल जेईई में अपीयर होने का कैंडिडेट है, और मैं इस बात को लेकर लगातार दुविधा में हूं कि मैं उसको एग्जाम सेंटर भेजूं या नहीं भेजूं। मैं बहुत किस्मत वाले लोगों में हूं इस देश के कि मैं मुंबई शहर में रहता हूं। इसी शहर में हमारे घर से 10-12 किलोमीटर के दायरे में वो एग्जाम सेंटर है जहां उनको जाना है। 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, कम ही हो सकता है। मेरे पास अपनी गाड़ी है जिसमें मैं उसको ले जा सकता हूं और वो समय पे पहुंचा सकता हूं। इसके बावजूद मेरे मन में ये आशंका लगातार है कि मैं इसको जाने दूं कि न जाने दूं। क्या मुझे इसकी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए और इसके साथ वालों की, या मुझे 1 साल बर्बाद होने की फिक्र करनी चाहिए? और अभी मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे 5 पॉइंट लिखकर भेजे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश भर में बच्चों ने 5 पॉइंट बनाए हुए हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। जो बात आप जब कर रहे थे तो मुझे याद आ रहे थे, और मैंने उससे जो लिख के मंगाया, उसने बोल के भेजा, एक्चुअली उसने मुझे ऑडियो भेजा रिकॉर्ड करके, लेकिन वो इंग्लिश में था तो मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया। और उसने जो बात कही वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, 5 पॉइंट जल्दी से। पहला, उसने कहा कि एनटीए का दावा है कि 99% स्टूडेंट्स को वो एग्जाम सेंटर मिल गए हैं जहां से वो एग्जाम देना चाहते थे, लेकिन एनटीए ये नहीं बता रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है
कि ज्यादातर मामलों में ये छात्र जहां रहते हैं वहां से या उनके घर से सेंटर, वो सेंटर जिससे वो इम्तिहान देना चाहते थे, उनका प्रेफर्ड चॉइस सेंटर 300 से 400 किलोमीटर तक दूरी पर और है। वो कोविड से पहले फॉर्म भरे गए थे, ये भी ध्यान रखने की बात है। और कुछ मामलों में तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जैसा अभी आपने बताया। और अगर उन्हें फर्स्ट शिफ्ट अलॉट हुई है तो सुबह 7:30 बजे वहां हाजिर होना होता है। 7:30 बजे पहुंचने के लिए आप या तो निकट में नजदीक में कोई होटल बुक कराएं जो बहुत महंगा है, या आप सुबह 3 बजे घर से निकलें या पिछली रात ही घर से निकल पड़े। ये दोनों आसान रास्ते नहीं है। कोरोना के पहले ये एग्जाम जनवरी में एक राउंड हो चुका है मेंस, उस वक्त या जब कोरोना का ये लॉकडाउन का असर खत्म हो उस वक्त अगर ये इम्तिहान हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा, इस तरह के क्वारंटीन की या सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत शायद कम रह जाएगी, आना जाना आसान होगा, रहना भी आसान हो सकता है। दूसरी वजह वही जो आपने बताई, उन्होंने मुझे उस बच्चे ने कहा कि गुजरात में आप देख रहे हैं बाढ़ आई हुई है, बिहार और यूपी से बाढ़ की खबर आ रही है, हमने तो राजस्थान में भी पानी भरने की खबर देख ली, गुड़गांव में भी भरने की देख ली। और अभी हाल की बात है कि गुजरात में सीईटी का इम्तिहान देने जाते वक्त एक बच्चे और उसके पिता की जान चली गई, पानी में बह गए। वो सोच के डर लगता है, और ये उस बच्चे के शब्द हैं, मुझे सोच के डर लगता है कि सेंटर तक पहुंचने की कोशिश में जान जा सकती है और सरकार को इसकी परवाह नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी हाल में कई इम्तिहान हुए हैं जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनके वीडियो आपके सामने हैं कि वहां एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। केरल का सीईटी हुआ, कर्नाटक का सीईटी हुआ, कॉमेट के एग्जाम हुआ और गुजरात का सीईटी हुआ। एक के बाद एक एग्जाम्पल हैं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। लोगों को देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए, सेंटीमीटर्स का गैप है उनके बीच में, 6 फीट तो भूल जाइए। तो आप किस भरोसे ये दावा कर सकते हैं और कैसे मुझे भरोसा हो कि मैं अपने बच्चे को सरकार के कहे पे भरोसा करके भेज दूं कि वो जाएगा और वहां एसओपी का पालन होगा, जैसा अभी राजेंद्र ने गिनाया, क्योंकि लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये सारे एग्जाम जिनके नाम मैंने गिनाए, उनमें किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख बच्चे बैठते हैं। ये 10 लाख और 16 लाख वाले एग्जाम देश के सबसे बड़े इम्तिहान, और ये एक ऐसे वक्त पे जब आप सीबीएसई कैंसिल कर चुके हैं, जब आप स्टेट बोर्ड्स कैंसिल कर चुके हैं, जब आप यूनिवर्सिटी के इम्तिहान कैंसिल कर चुके हैं, जब अदालत खुद नहीं बैठ रही है, अदालत वर्चुअल हो गई है, संसद के सत्र बुलाने पे चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है कैसे करें, क्या करें। ऐसे में आप बच्चों को क्यों इस खतरे से एक्सपोज करना चाहते हैं? चौथा पॉइंट उनका वही था जो राजन ने उठाया, दमे के मरीज जो हैं, सांस की दिक्कत है, दमे के मरीज हैं, 7 घंटे मास्क लगाकर कैसे बैठेंगे। और उस बच्चे ने लिखा है कि इनकी नंबर इनका बहुत कम हो सकता है, मिनिस्क्यूल नंबर हो सकता है, वेरी लो परसेंटेज, लेकिन उनके साथ उस एक आदमी के बारे में सोचिए, उसके साथ तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं ना। मौका तो सबको बराबर का मिलना चाहिए। और चौथा आखिरी पॉइंट, पांचवा, उन्होंने कहा, जो राजन ने भी मुझे कहा, कि साहब इतने लोग इतनी जगह से आएंगे फिर वापस जाएंगे, उनके परिवारों में कितने लोग होंगे और वो एक्सपोज हो सकते हैं। सरकार ने इस पर सलाह दे दी है कि इम्तिहान के बाद जो बच्चा इम्तिहान दे के आए वो 14 दिन क्वारंटीन हो जाए, ताकि परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को इन्फेक्शन का खतरा न रह जाए। मेरा सवाल नहीं है, उसी बच्चे का सवाल है। मुंबई जैसे शहर में किसके पास इतनी जगह है कि हम क्वारंटीन हो जाएं? कहाँ जाएं? जाएं तो जाएं कहाँ? ये राजन उन सवालों को कैसे बच्चे पूछ रहे हैं और बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सरकार के मन में, सरकार के दिमाग में। आलोक जी, मैं भी एक जोड़ूंगा। मेरा बेटा बीआईटी में पढ़ता है और एमएससी कर रहा है, वो दे चुका है, इस सबसे आगे निकल गया। लेकिन वो टेलीविजन पे देख रहा था, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि इसको लेकर के लोग राजनीति की जा रही है, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। उसका कहना, ये राजनीति कह रहे हैं, यहाँ तो बच्चों की जान पे जा रही है, उनकी जान जा रही है, लोग राजनीति कह रहे हैं। तो एक 20 साल का बच्चा इस चीज को समझ रहा है कि लोगों की जान, जब बच्चों की जान जा रही है और ये लोग राजनीति की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से नेशनल मीडिया में और पॉलिटिकल उस पर लिया जा रहा है, वो भी बहुत खतरनाक है। वो तो खतरनाक है ही, इसमें तो क्या कहें। और इसी समय देखिए, इसका अगर आप नेशनल मीडिया का हाल समझना है तो अभी तमाम अपने साथी कह रहे हैं कि आप तबलीगी जमात की बात क्यों नहीं करते हैं।
तबलीगी जमात पर एक के बाद एक हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, वो तमाचा है इन सबके मुंह पर। इनको मुंह पे काला पेंट पोत के अब टेलीविजन पे बैठना चाहिए, उनको भी और इस सरकार के तमाम उन बड़े नेताओं को और अफसरों को जो तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जारी कर रहे थे तबलीगी जमात के। ये तो आप क्या कब करते हैं, किस अंदाज में चलते हैं, ये देखने का। इसलिए जहां तक सवाल है उस नेशनल मीडिया का, जो तथाकथित नेशनल मीडिया है, उसको तो आप जाने ही दें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हमने और आपने जो अभी बात की, उसमें अभी तक हमने उन लोगों की बात नहीं की है जो साधन संपन्न नहीं है, जो बहुत गरीब परिवारों के बच्चे आकर इम्तहान देते हैं। ये इम्तहान में ऐसा तो है नहीं कि एक इनकम लेवल के ऊपर जहां सब खाने पीने की पूरी व्यवस्था है उन्हीं परिवारों के लोग बैठेंगे। ये तो सबके लिए खुला है ना। जिस घर में खाने को नहीं हो पा रहा है, पिछले 3-6 महीने हो गए लॉकडाउन के, जहां रोजी रोटी का संकट है, जो लोग शहरों से अपना पूरा अमला लेकर गांव चले गए हैं, जब उन्होंने सेंटर भरा था तो उन्होंने यहाँ कहीं भर दिया था। अब सोचिए कि वो गोरखपुर के पास के गांव से आदमी अपने बच्चे को लेकर यहाँ मुंबई या ठाणे आएगा इम्तिहान दिलाने, कैसे आएगा? ट्रेनें चल नहीं रही हैं। जो लोग यहाँ नौकरी करने आना चाहते हैं, वहां से फोन करके मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं साहब ट्रेन चल नहीं रही, वापस आए कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। जाते समय तो बहुत डेस्परेट थे लोग, पैदल चले गए, रिक्शा पे चले गए, ऑटो रिक्शा पकड़ के चले गए, कुछ लोग मिलकर एक जीप लेके चले गए। अब वो जीप वाला लौट आया है, जो उस जीप में बाकी 7 लोग गए थे, वो अब ढूंढ रहे हैं कि हम वापस जाएंगे। मुझे लगता है सरकार चाहती है फिर लोग 8 दिन पहले से ही पैदल। ये सवाल मैं उठाने जा रहा हूँ राजन, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या सरकार फिर सड़कों पर वो नजारा देखना चाहती है कि कोई पिता अपने बच्चे को लेके, एक उदाहरण है मेरे पास, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, बिहार जिले का उदाहरण है, जो आप शायद उसी का बता रहे होंगे। नहीं वो हाँ, अपनी बेटी को साइकिल पर बैठाकर एक साइकिल पर 100 किलोमीटर दूर से अपनी साइकिल पर बैठा कर लेके आया, चलाने के लिए ले गया जी, और 3 दिन का खाना पानी पैक करके ले गया, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, कहीं बाहर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, तो आप पूरा जैसे अपना टिफिन बांध के लेकर निकले। तो क्या सरकार ये चाह रही है कि देश में ये नजारा हो? ये बात बिल्कुल सही है कि जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा, वो कौन सी टैक्सी लेगा, कौन सी जगह होटल में रहेगा, वो कैसे अपने बच्चे को सुबह 7:30 बजे अपने घर से 250 किलोमीटर दूर इम्तिहान देने ले जाएगा। इस पर और हम लोग और आप नहीं बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां तमाम बात कर रही हैं, तमाम सरकारें बात कर रही हैं। फिर सोनिया गांधी की बैठक में कहा नेताओं ने कि आप इसको लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रखर नेता जो मशहूर हैं इस बात के लिए कि वो जिसको अदालत ले जाते हैं फिर उसकी छुट्टी करवा के छोड़ते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि सरकार को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस परीक्षा ट्वीट किया है, हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं, मतलब इस पर अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो जैसे इंदिरा गांधी के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम साबित हुआ था, उसी तरह से उनके लिए जेईई नीट साबित होने वाला है। ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, जैसे नसबंदी भुगतनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, हो सकता है कि मोदी सरकार को उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े। और मैं ये कह रहा हूं, मैं भी बहुत सोच विचार के, बहुत ठंडे दिमाग से बात कह रहा हूं कि ये वो बच्चे हैं जिनमें से कुछ अभी महीने 2 महीने में और कुछ 6-7 महीने में, अगले साल तक गारंटी के साथ सब वोट डालने की हालत में होंगे। आप इस देश में अपने 25 लाख भावी वोटरों को परेशान कर रहे हैं। एक चीज और आलोक भी मैं इसमें जोड़ूंगा, ये वो बच्चे हैं जो आंख बंद करके मोदी जी का समर्थन करते रहे हैं, अधिकतर बच्चे, और ये वो लोग हैं जो जेएनयू या जो दूसरी यूनिवर्सिटी में वहां पर जो हुआ उसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन आज जब इनसे आप बात करिए तो ये कह रहे हैं कि सवाल पूछने पड़ेंगे सरकार से सवाल पूछने चाहिए। अब सवाल तो ये भी पूछना चाहिए कि जिस जगह सड़क होनी चाहिए वहां पानी क्यों भरा है, वो जलमार्ग क्यों बन रहा है? ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल है। तो दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा वो है राजन कि एक गरीब आदमी जिसके घर में ये स्थिति नहीं है, वो कहाँ से इंतजाम करेगा, कैसे पढ़ेगा? आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति, और मानसिक स्थिति तो गरीब अमीर सबकी बराबर एक सी है, सब स्ट्रेस में, ये पूरा समाज तनाव में है। इस वक्त वो बच्चे तनाव में हैं, उनको आप एडिशनल तनाव दे रहे हैं। इस वक्त ईमानदारी से कहूं तो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं चीजें।
लेकिन तमाम जगहों से देश में बच्चों के आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं इसी तरह के तनाव के चलते। क्यों इस तनाव को और बढ़ाना चाहते हैं? और दूसरा सवाल है, ये इम्तिहान हो गया, सब बच्चों ने दे दिया, आपने एडमिशन दे दिया, उसके बाद क्या होगा? पढ़ाई शुरू हो गई है क्या? केजी नर्सरी के 3-3 साल के बच्चे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पढ़ रहे हैं। क्या ऐसी आफत आई हुई है कि आप इस आज की तारीख में, अभी अखिलेश यादव का बयान आया है आज का, कि कोरोना और बाढ़ में केवल शहरी और अमीर लोग ही केंद्रों तक पहुंचने और परीक्षा देने की हालत में हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये सरकार सिर्फ उनकी सरकार है जो समर्थ हैं, जो शहरी हैं और जो अमीर हैं? ये सवाल इस सरकार को अपने गिरबान में झांक के इसका जवाब देना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये गंभीर सवाल है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो क्या कहा जाए, जितनी बार जब बात करिए वो कुछ न ऐसा लगता है कि वहाँ तय किया गया है, पोस्ट ऑफिस मुद्रा में है वो, जब भारत सरकार जो कह देगी वो ठीक है, बाकी जो सिर्फ अभी देखना, आंख जैसा होता ना, आंख पे पट्टी बांध करके, जैसे जब मजदूर सड़कों पर थे तब भी उन्होंने ये माना ही नहीं कि मजदूर सड़क पर हैं, क्योंकि जो तुषार मेहता या जो भी नाम है उनका केंद्र सरकार के, उन्होंने कह दिया नहीं कोई नहीं है, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ कोई सड़क पर नहीं है। ऐसे ही ट्रेनों के किराए को लेकर के लोग टिकट दिखा रहे हैं, 900 रुपए का टिकट ले रहे हैं सूरत में बिहार आने का, लेकिन वहां तुषार मेहता कह रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो 85% तो दिया रेल मंत्रालय ने और 15% स्टेट दे रही है, तो हमने तो कुछ पैसा लिया ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इसे मान रहा है। यही बहुत सारी इस तरह की चीजें जो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में मेरा मानना यह है कि हम जो आवाज हमें सही लग रही है, जो बात हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हमारे देखने वाले भी, मुझे अभी तक तो एक भी आदमी नहीं, जितने कमेंट्स आ रहे हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी नहीं कह रहा है कि नहीं होना ही चाहिए। तो फिर ये आवाज पूरे जोर से उठनी चाहिए और इस पर दबाव बनना चाहिए सरकार पर, उस टेस्टिंग एजेंसी पर। आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी बजा दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब इजाजत दीजिए, काफी रात हो गई है। नमस्कार। नमस्कार। और मैं भी एक बार सबसे गुजारिश कर लूं कि आप हमारे चैनल पे भी आइए अनब्रेकिंग पर, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करिए और घंटी भी दबाइए। तो नमस्कार।